बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही साथ बहुत डीप स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आप सबका स्वागत है आज तनसुमन क्लासेस में और यू आर मोस्ट वेलकम बिकॉज़ आज का जो चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। तो इस चैप्टर को हमें डीप स्टडी अगर करना है तो हमें पहले ध्यान से सुनना भी होगा। और चैप्टर है इंडस्ट्रीज जो हैं उनसे रिलेटेड है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमें और इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में मिलते रहे। आप सब लोगों का सपोर्ट हमारे साथ है और आप सब लोगों को तहे दिल से थैंक यू कि आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं और हमें भी तारीफ सुनना उतना ही अच्छा लग रहा है जितना आपको लगता है। तो थैंक्स टू ऑल टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टुडेज टॉपिक इज इंडस्ट्रीज। देखिए, हम चैप्टर जब शुरू करते हैं ना तो इस चैप्टर में क्या करेंगे हम, इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे बच्चों। तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन अलग अलग तरीके की डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में आज हम कंपैरेटिवली आपस में स्टडीज करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन द 3 कंट्रीज लाइक जो इंडिया है, यूएसए है और जापान है। ठीक है, तो वी विल स्टडी अबाउट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड लास्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। गॉट इट? तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक इंडस्ट्री हम हमारे इंडिया की लेंगे और एक इंडस्ट्री हम बाहर के देशों की लेंगे और दोनों के बीच में हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, उन दोनों में कंपैरेटिव एक दूसरे से तुलना करेंगे उसकी। ठीक है, यहाँ पे कंपैरेटिव का मतलब है एक दूसरे से तुलना करना, यानी कौन सी जो फैक्ट्री है या कौन सी जो इंडस्ट्री है उसमें किस तरीके के मजदूर हैं, उसमें किस तरीके का उत्पादन होता है और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कैसे हैं, साथ ही साथ में उसका मार्केट कैसा है। इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम डीप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और चैप्टर जो है वो है कंपैरेटिव स्टडीज फॉर द इंडस्ट्रीज। सो इन इंडस्ट्री अगर हम बात करें, हमारा जो इंडस्ट्री होता है ना वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट मीन्स हमारे देश में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी और वो वैल्यूबल रहेंगी। क्यों रहेंगी? देखिए, रिसोर्सेज सभी के पास में है, लेकिन उन रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन जो होता है ना वो मायने रखता है किसी भी देश को डेवलप करने में। So the industry is an economic activity responsible for the delivering us valuable finished goods that we use in our daily life. That means industries वो हैं जो कि natural resource को अच्छे से यूज करके फाइनल प्रोडक्ट फिनिश गुड्स जो बनाता है और वो जो गुड्स हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल एंड इट हैज चेंज द स्मॉल फैक्ट्री टाउन्स इनटू द इंडस्ट्रियल सेंटर। और नेचुरल रिसोर्सेज में और साइंस में टेक्नोलॉजी में इतनी पावर है कि वो एक नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा चेंज करके एक छोटी सी फैक्ट्री को बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी बना सकता है। तो जो इंडस्ट्रीज है ना बच्चे, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो आज हम इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में डिटेल से रीड करेंगे। आई होप आप सब लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब तो कर लिया होगा। शुरू करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू मेजर गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल, इट हैज चेंज स्मॉल फैक्ट्री टाउन्स इनटू अ बिग इंडस्ट्री। मैंने अभी अभी आपको बताया कि किस तरीके से एक छोटा सा जो ग्रुप होता है, एक छोटा सा जो कारखाना होता है, उसमें अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी के बेटर यूटिलाइज करके बहुत बड़ा उद्योग खड़ा कर सकते हैं। एंड नाउ डेज द इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर केयरफुली प्लान। और आज के समय में जब हमारा इतना डेवलप कंट्री हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम हमारे इंडस्ट्रीज को केयरफुली प्लान कर रहे हैं। एंड दे डिपेंड ऑन द, किस पे डिपेंड करता है,
जो कोई भी हम हमारी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करते हैं ना बच्चे, तो वो डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ों पे। जिस तरीके से एग्जाम में हम तैयारी करते हैं, है ना, तो हमारी राइटिंग स्किल भी मायने रखती है, हमारी लर्निंग स्किल भी मायने रखती है ना, हमारी स्पीड भी इसमें इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक उसी तरीके से हमारा जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, और वो चीज़ें क्या है? दे डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, यानी वहां पे किस तरीके की पावर है। अब यहाँ पे पावर का मतलब यहाँ पे बिजली से है, ठीक है, और पैसे से भी होता है। सो द रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ कैसा है, और पावर यानी बिजली के साधन कहाँ पे हैं, इनके अंदर ऊर्जा के क्या स्रोत हैं उनमें। लेबर, लेबर इट मीन्स वहाँ पे जो श्रमिक हैं, ये जो मजदूर हैं, वो किस तरीके से हमें अवेलेबल होंगे। कैपिटल, पैसा बहुत सारा चाहिए। अब मार्केट, आसपास मार्केट भी है या नहीं है। और लास्ट जो है वो है हमारा ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी फैक्ट्री को प्लांट करने के लिए। अगर हम बात करते हैं कि सेंटर बिकम आइडियल, वो कब हो सकता है? जब ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हो। सो ये चीज़ें अगर हमें फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल है, तो हमारा कोई भी इंडस्ट्री बहुत रैपिडली डेवलप कर सकता है। सो द सोर्सेज इन द वर्ल्ड आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने बहुत आराम से कह दिया कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें एक जगह आपको मिल जाएगी? इट इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सो नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ ये हर जगह एक साथ नहीं मिलते हैं। सो देयरफॉर वी हैव अ वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और कुछ ही ऐसे देश हैं हमारे वर्ल्ड में, कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास ये सब चीज़ें होंगी। तो विच हैव एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। इट मीन्स जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फॉर द कंपैरेटिव स्टडीज वी हैव सिलेक्टेड 3 important इंडस्ट्रीज, और आज इन्हीं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए आज हम उद्योगों की तुलना करेंगे, और वो होगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो 3 important इंडस्ट्रीज को आज हम रीड करेंगे इस चैप्टर में, वो कौन कौन सी हैं? वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गॉट इट? आप सबको समझ में ही तो आ ही रहा है। तो आज का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इट मीन्स जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, वो अगर देखा जाए ना, तो हमारे जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उनका बैकबोन कहा जाता है। अब बैकबोन का यहाँ पे क्या है? जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है ना, हमारा बैकबोन जो होता है वो हमें संभाल के रखता है। हमारे स्केलेटन को, हमारे ढांचे को खड़ा करने में बैकबोन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक उसी तरीके से मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी हमारी इकोनॉमी को संभाल के रखती है, ठीक है। सो दस द मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजप्शंस ऑफ आयरन एंड स्टील, इट इज अ मेजर ऑफ द नेशंस बिजनेस एक्टिविटी एज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। और आपको बताएं, हमारे अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगी और कंजप्शंस होंगे ऑफ आयरन और स्टील के, साथ ही साथ में अगर बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा होगी ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का उतना ही बढ़ता है। इट मीन्स लोगों का जो रहन सहन होता है ना, वो इस पर बहुत डिपेंड करता है। आज की जो फर्स्ट इंडस्ट्री इंडिया की अगर हम बात करें, तो वो है जमशेदपुर। और जमशेदपुर क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज जमशेदपुर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। तो आज हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज रेफर टू एज अ बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। ये हमने अभी अभी बात करी। सो दिस इज सो बिकॉज इट इज अ फैडर इंडस्ट्रीज whose products are used as a raw material for the another industry. It means जो भी स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो एक रॉ मटेरियल पैदा करती है, रॉ मटेरियल को बनाती है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए भी,
ठीक है। तो आज हम मल्टीनेशनल स्टील कंपनियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि टाटा स्टील इंडस्ट्री जो भारत की है वो बहुत ही बड़ी ग्रुप है, बहुत ही बड़ा ग्रुप है। ये प्राइवेट ग्रुप है ये, जिसमें कि जमशेदपुर झारखंड में स्थित है और इसका मुख्यालय जो है, इसका सेंटर जो है वो महाराष्ट्र में है। और अगर हम बात करें तो हर साल इसका 34 मिलियन प्रति वर्ष टन वार्षिक कच्चे स्टील का ये उत्पादन करता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो टाटा एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ना, इसको हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको छोटा सा इसके बारे में इंट्रो बताया। अब हम अकॉर्डिंग टू चैप्टर पढ़ते हैं कि जमशेदपुर इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द, ये क्या है, ये है सुब्रनेखा और खाकरी रिवर। इट मीन्स क्या बताया मैंने आपको, ये सुबर्णा, लुक एट दिस, यहाँ से यहाँ तक, हाँ यस, ये नदियों के पास में है जमशेदपुर, और यहाँ पे है सुब्र रेखा और खाकरी रिवर्स इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। सो दिस द कैसिटी इज कन्वीनियंट लोकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टील प्लांट। स्टील प्लांट के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि नदियों से मिल जाता है। Thought a few attempts for made India is a major steel or model lines in the 19th century. But the real beginning, अगर हम इसकी माने, टाटा स्टील की अगर हम शुरुआत माने, तो ये बहुत पहले हो गई थी। लेकिन अगर इसकी शुरुआत को अगर हम ढंग से समझें तो बेटा इसमें क्या है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1907 में, और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं, और ये सेटअप कहाँ हुई थी, जमशेदपुर में। एंड नाउ द कंपनी वाज नेम इज टाटा स्टील के नाम से आज हम इसे जानते हैं। ठीक है, अब जमशेद जी टाटा जो है ना, इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। सो द टाटा स्टील इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया। एकजुट तरीके से अगर देखें तो टाटा और स्टील इंडस्ट्रीज को इन्होंने ही स्थापित किया। इट इज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। दिस कंपनी वाज established by the जमशेद जी टाटा at सांची इन द सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, लेटर द सिटी वॉज रीनेम्ड एज जमशेदपुर, जिसे कि बाद में जमशेदपुर के नाम से भी इसे स्टैब्लिश करा, इसका नाम बदल दिया गया था, इसका नाम रख दिया गया था। सो नाउ इट इज लोकेटेड इन द सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, अब टिस्को जो स्टार्ट हुआ था, तो ये पिग आयरन प्रोडक्शन शुरू हुआ इसमें 1911 में, और स्टील था वो था 1912 में। ठीक है, ये याद करने वाली बात है। सो द फर्स्ट स्टील इग्नॉट, यानी जो हमें भूमि से मिला, जिसमें अधिकांश जो होता है ना रेत पत्थर के जो कण होते हैं लोहे में, was manufactured is the 16th Feb in 1912 and during the first world war। यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि during the first world war इस कंपनी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, because फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस कंपनी ने रैपिड प्रोग्रेस करा, लगातार इसने विकास किया। लगातार प्रोग्रेस करने की वजह से दिस प्लांट हैज़ अ ब्लास्ट फर्नेस, स्टील फर्नेस एंड रोलिंग मिल्स, और आज के समय में यहाँ पे अलग अलग प्लांट स्थापित कर दिए गए हैं। और जमशेदपुर एंजॉयज द फॉलोइंग लोकेशन एंड एडवांटेजेस। आपको पता है एग्जाम में आपको टाटा स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ऐसी लोकेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी रही जिससे कि इसका विकास हुआ, इसका प्रोग्रेस हुआ। वो कौन कौन से थे? हाई क्वालिटी हेमेटाइट, है ना। अच्छा, मैंने बताया आपको हेमेटाइट जो है ना, अच्छा जो लोहा होता है ना जमीन से जो निकलता है, वो इसमें आयरन यूज करा जाता है, और ओर ऑफ आयरन ब्रॉट फ्रॉम द सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट से ये हमें मिलता है, और झारखंड एंड द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उड़ीसा से भी हमें ये अवेलेबल होता है। आयरन की बात करें तो आयरन ओर माइंस इन दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर लोकेटेड इन द डिस्टेंस बिटवीन द 75 किलोमीटर्स टू 100 किलोमीटर, यानी आसपास जो माइन के लिए कच्चा आयरन ओर जो चाहिए वो इन बिटवीन 70 टू 100 किलोमीटर के आसपास ही अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी आसानी से हो जाती है और कच्चा माल लाने में भी
आसानी हो जाती है। अब गुड क्वालिटी ऑफ कुकिंग कॉइल, कोल जो होता है, कोयला भी चाहिए बहुत बड़ी मात्रा में। क्यों? क्योंकि स्टील प्लांट में यहाँ पे ऊर्जा के स्रोत में कोल को यूज करा जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम द झरिया एंड रानीगंज कोल माइंस, जो कि आसपास की झरिया और रानीगंज कोल माइंस से मिल जाता है। और माइंस से अगर कोई कोयला निकलता है तो वो 150 से 200 किलोमीटर के बीच में ही इनको अवेलेबल हो जाता है। अब मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज भी इनको आसपास उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं, जिसमें कि कौंझार डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां से इजीली मैग्नीज मंगा दिया जाता है। अब लाइमस्टोन और डेलोमाइट की बात करते हैं हम, जिसका यूज करा जाता है फ्लेक्स मटेरियल बनाने के लिए, वो भी सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा और पालमू हजारीबाग से अवेलेबल हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड। इट मीन्स लाइमस्टोन और डेलोमाइट जो इम्पोर्टेंट पार्टिकल है, इंपॉर्टेंट इसमें मेटल है, वो भी इसके लिए इजीली अवेलेबल हो जाता है। यानी जो सारी चीजें जिसके लिए कि कंपनी को जरूरत है, स्टील प्लांट को बनाने के लिए जरूरत है, वो सारी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर। वाटर नीडेड फॉर द कूलिंग एंड वॉशिंग, इट इज अवेलेबल फ्रॉम द, कहाँ से? सुबन रेखा रिवर से, और साथ ही साथ खाकरी जो उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं उनसे इनको मिल जाता है। और जमशेदपुर में आसपास में भी थिकली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा अच्छा खनन वाला एरिया है, बहुत ज़्यादा लेबर इजीली मिल जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे लेबर क्या है बच्चे, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है ना, बिहार है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ से बहुत इजीली इनको ये अवेलेबल हो जाता है। लक्ष्मी नारायण मित्तल जो है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका भी एक स्टील प्लांट है जिसको अर्सखोलो मित्तल के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको बताऊं कोलकाता जो है, अगर मैं बात करूं कि कोलकाता जो इसके नियर आसपास डिस्टेंस अबाउट द 200 किलोमीटर फ्रॉम द जमशेदपुर। अब कोलकाता जो है वो जमशेदपुर से नियर बाय 240 किलोमीटर ही दूर है। दैट्स वाई वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट, इसी की वजह से यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है ना वो बहुत विकसित है। और साथ ही साथ में प्रोडक्ट जो बन जाता है ना, रेडी टू मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, और प्रोवाइड कर दिया जाता है आसपास के मार्केट को। दैट्स वाई यहाँ पे बहुत इजी गोइंग हो जाता है लोगों का। और जमशेदपुर इज कनेक्टेड टू कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, इसीलिए रोडवेज और एयरवेज के द्वारा ये कनेक्ट बहुत अच्छे से है। लुक एट दिस मैप। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे सामान को लाना और ले जाना इजी रहता है। कोलकाता इसके ज़्यादा पास होने की वजह से इम्पोर्टेंट पोर्ट भी है, और यूज फॉर द इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स, और सामान को जो बनाया जाता है और बेचा जाता है, आयात और निर्यात करना इजी गोइंग हो जाता है। अब ग्रोथ की बात करें ना बच्चे, तो ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्टील प्लांट जमशेदपुर इज अ हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर अच्छी है ना, तो वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और नंबर ऑफ फैक्ट्रीज हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, और साथ ही साथ में यहाँ पे मेटल गोलिक जो लेबोरेटरीज हैं वो भी सेट करी गई हैं इस सिटी में। तो ठीक है, तो मेटल और लिकल जो लेबोरेटरीज हैं वो सेटअप करी गई हैं, ताकि जो मेटल में कुछ भी जो चीज़ें डाली जाती हैं, टूल्स जो हैं, अदर फैक्ट्रीज जो हैं, डीजल इंजन्स है, लोकोमोटिव्स जो हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी जो हैं, ये सब भी इनका यहाँ पे निर्माण करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो इंजन का काम होता है ना, जो डिब्बे है ना, बॉगीज जो होती हैं, और टूल्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बड़ी बड़ी मशीनरियों का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। और टाटा और जो है ना, टाटा स्टील इंडस्ट्री है, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। टुडे इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो टाटा और स्टील इंडस्ट्री, टाटा स्टील इंडस्ट्री का वर्ल्ड में फिफ्थ नंबर आता है। इट मीन्स जो टाटा ग्रुप है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो द शॉर्टेज ऑफ स्पेस, अब भाई बहुत ज़्यादा इन्होंने ग्रोथ कर ली, तो जमशेदपुर कहीं ना कहीं छोटा पड़ने लग गया। सो आसपास के भी टाटा ने क्या किया, और भी प्लांट्स लगाए, जो कि गोपालपुर उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और मैंने बताया कि भाई टाटा का जो स्टील, आयरन और स्टील जो है
वो जमशेदपुर तो है, लेकिन गोपालपुर उड़ीसा में भी है। यहाँ पे फेवरेट अगर हम बात करें फैक्टर्स जो होते हैं, गोपालपुर प्लांट जो है वो कोस्टल लोकेशन के आसपास है। दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास फ्यूचर में हो रहा है। नियर बाय आयरन ओर मिल रहा है, माइंसिंग है, और फ्रेश वाटर तो अवेलेबल है ही क्योंकि कोस्टल एरियाज है। दैट्स वाई यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री फ्यूचर में बढ़ रही है। ठीक है, ये हमने पढ़ा इंडिया की टाटा और स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में। इट मीन्स अगर हम जल्दी से एक बार देखें तो टाटा स्टील इंडस्ट्रीज को जमशेदपुर में स्थापित करा गया और जमशेदजी टाटा ने इनको एस्टैब्लिश किया। ठीक है, और जमशेदजी टाटा ने जब इसको एस्टैब्लिश किया था तो ये कंपनी उस समय बहुत बड़ी थी क्योंकि इसको सहायता मिली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। बहुत रैपिडली इन्होंने प्रोग्रेस कर लिया और फिर ये कंपनी ने 34 मिलियन टन हर साल ये अपने कच्चे स्टील का प्रोडक्शन करती है। वर्ल्ड में 5th नंबर पर है ये। अवेलेबल है इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मटेरियल आयरन ओर है जो है, कच्चा जो लोहा है वो इसको मिल जाता है आसपास के क्षेत्रों से। जमशेदपुर में नदियां हैं जो, जिसमें कि सुवर्णरेखा रिवर है और खाखरी रिवर जो है वहाँ से पानी मिल जाता है। सस्ते उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यूपी से इनको लेबर मिल जाते हैं। ये सब कारण इसके है कि इसका विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इसको तो हमें कंपैरिजन करना होगा पीट्सबर्ग यूएसए की स्टील कंपनी से। तो अभी हम पढ़ेंगे पीट्सबर्ग यूएसए का कि इम्पोर्टेंट सिटी है ये। और विद द अगर हम पेनिसिल्वेनिया की बात करें, यूएसए में है ये, तो पीट्सबर्ग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। और साथ ही साथ में हम बात करते हैं कि इसका नाम जो है विलियम पिट के नाम से पड़ा था, द एल्डर हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। द सिटी इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द एलिगेनी। एलिगेनी जो वहाँ पे नदी है। ठीक है, और साथ ही साथ में मोनोगेला, मोनोगेला जो है यहाँ पे ये रिवर, जैसा कि हमने इंडिया की बात करी थी कि भाई हमारे इंडिया में सुवर्णरेखा और खाकरी रिवर ने टाटा स्टील प्लांट को पानी मिला दिया, ठीक उसी तरीके से ये जो पीट्सबर्ग है, यहाँ की जो दो नदियां हैं एलिगेनी और ओहियो, ओहियो रिवर से भी यहाँ पे पानी मिलता है। लेकिन अगर हम मेन बात करें तो यहाँ पे है एलिगेनी और मोनोगेला रिवर। ठीक है, Pittsburgh is an important inland port and lies in the path of the trade route between the east और west। और ये ट्रेड रूट के रूप में जाना जाता है। लुक एट दिस मैप। ठीक है, पिट्सबर्ग ये रहा और डॉरलाइट ये रहा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यूएसए के जो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, जो आयरन और स्टील में। इट मींस यूएसए का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट अगर हम बात करें तो स्टील प्लांट यही है, पिट्सबर्ग जिसे हम बोलते हैं। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड टोटल आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। The important center of the productions are Middle Atlantic Seaboard, Pittsburgh और Youngstown District, Lake Erie region और Chicago Gauge region, और साथ ही साथ में बर्मिंघम अलाबामा रीजन। इट मीन्स हमने जैसा पढ़ा था कि हमारे जो झारखंड वाला एरिया है भारत में, ठीक उसी तरीके से ये भी इन सब एरिया को इंक्लूड करते हैं। अब पिट्सबर्ग जो है यंगस्टाउन डिस्ट्रिक्ट इन द लीडिंग सेंटर ऑफ द आयरन और स्टील इंडस्ट्री है और नियर द नॉर्थ एप्लिशियन कोल फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है। दैट मीन्स यहाँ पे कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन 19th सेंचुरी में हुई है। और फर्स्ट ब्लास्ट ऑफ फर्नेस वाज सेटअप यहाँ पे, पहले की अगर हम पहले की शुरुआत से अगर समझें तो यहाँ पे 1782 में इसकी स्थापना करी गई। और फॉर डिकेड्स ऑफ दिस रीजन हैज प्रोड्यूस्ड नियरली हाफ ऑफ द आयरन और स्टील ऑफ यूएसए। और कई सालों तक, दसों सालों तक ये इंडस्ट्री को कोल जो कोई आयरन और स्टील देता रहा है। अगर हम कंबाइंड आउटपुट की बात करें तो दो लीडिंग कंट्रीज हैं जो कि पिट्सबर्ग एंजॉयज द फॉलोइंग लोकेशन। और ये इन जो यूएसए का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है क्योंकि पिट्सबर्ग इज एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी इन द यूएसए एंड मोस्ट रॉ मटेरियल सच एज कोल आर अवेलेबल लोकली। यहाँ पे लोकली अवेलेबल हो जाता है।
और अगर हम साथ ही साथ में बात करें तो देखिए इसके लिए बहुत सारी चीज़ें इंजॉय करने के लिए भी है। वो कैसे है? दिन अर्ली स्टार्ट इन 1904 में ये शुरुआत करा गया। इसका ये फ़ायदा भी है इसके, और साथ ही साथ में फेयरली चीप एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर फ्रॉम द नॉर्थ फील्ड। इसको नॉर्थ फील्ड से बहुत ज़्यादा इसको कच्चा लोहा, कच्चा जो है आयरन और मिल जाता है। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा इसके लिए हेल्पफुल भी है। और हेल्पफुल इसलिए भी है क्योंकि इसको आसपास ही वो सारी चीज़ें मिल जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ हाई ग्रेड कुकिंग कोल इज अ लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द नियर बाय ऑफ द अपलेशियन कोल फील्ड्स, यानी अपालाचिन जो है वहाँ से इसको कोल मिल जाता है। अब जब कोल इसको बहुत सस्ते में और बहुत आसपास में मिल गया तो ये भी इसके लिए बहुत अच्छा रहा है। ठीक है। और बात करते हैं सफिशिएंट वाटर सप्लाई की, तो वाटर सप्लाई जो है वो यहाँ की नदियों से इसको इजीली मिल जाता है। ग्रेट लेक्स प्रोवाइड इजी एंड चीप इनलैंड वाटरवेज, और आंतरिक जो व्यापार, आंतरिक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यहाँ की नहरों से इसको अवेलेबल हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर की बात करें तो यूरोप और अदर यूएसए के पार्ट जो हैं वहाँ से इनको मजदूर मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं, और स्किल और अनस्किल दोनों तरीके के लेबर इनको मिलते हैं, जिसमें कि ड्यू टू द हाई वेजेस पेड इन द स्टील मिल है, और ये बहुत ज़्यादा तनख्वाह भी देते हैं उनको। मोस्ट फॉरेनर्स की बात करें तो स्टील प्लांट लोकेटेड अलोंग द रिवर रैपिड रेडीली रीडली रिसीव द डिस्पैच ऑफ हैवी फ्रीआइड फॉराइट, यानी यहाँ पे आसपास जो अगर हम बात करें तो इनके जो स्टील प्लांट है वो रिवर बैंक के पास में स्थित है। ठीक है। A thousand of factories in this region provide a ready market for the finished product, और बहुत सारी फैक्ट्रियां भी आसपास में हैं जो कि फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने का भी काम करती हैं। अब हम बात करते हैं स्टील मिल की, तो हैव क्लोज डाउन ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन, while some steel mills have shifted to the location of the adjoining areas। आज के समय की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलों को बंद भी करना पड़ा है बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट उनकी पड़ने लग गई है। थोड़ा सा दूरी में, जब दूरी में अगर आपको कच्चा माल मिलता है तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। सो द पीट्सबर्ग रीजन हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड अदर फैक्ट्रीज सच एज ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, और ये दूसरे इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करने लग गया, हैवी मशीनरी। दीज फैक्ट्रीज गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम द स्टील प्लांट, और ये वो सब चीज़ें प्रोवाइड करने लग गया जो कि एक स्टील प्लांट के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। सो ओवरऑल अगर हम बात देखें तो स्टील सिटी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है, स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ पिट्सबर्ग enjoy लोकेशन एडवांटेजेस because raw materials such as coal is available locally, while the iron ore comes from the iron mines of the मिनीसोटा से अगर इनको मिल जाता है अबाउट द 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम द पिट्सबर्ग। जो मिनीसोटा जो जगह है वहाँ से इनको बहुत इजीली जो आयरन ओर है, जो कोयला है वो इजीली मिल जाता है। और साथ ही साथ में वर्ल्ड की बेस्ट अगर हम बात करें रूट की, जो कि शिपिंग है, और शिपिंग जो होती है ना बच्चे वो बहुत इजी चीपली भी होता है, बहुत सस्ता पड़ता है। फेमस ग्रेट लेक्स जो है, वाटरवेज हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। दैट्स वाई यहाँ पे कच्चे माल को लाना और ले जाना इजी गोइंग होता है। ओहियो रिवर है और मैनेगोला जो रिवर है, ठीक है, इनसे पानी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। तो ये दोनों हमने कंपैरेटिव स्टडी करी किसकी? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की। अब हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। तो कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, हम इंडिया के अहमदाबाद की बात करेंगे और जापान की ओसाका के बारे में बात करेंगे। देखिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो अहमदाबाद में है ना, आप सबको पता है कि इंडिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वॉज सेटअप बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन सेटअप इन महाराष्ट्र मुंबई देन आफ्टर द लार्जेस्ट सेंटर। कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र में, जो कि बॉम्बे है, वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे स्थापित करी गई थी। लेकिन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप इन अहमदाबाद इन गुजरात, और उसके बाद महाराष्ट्र के बाद कॉटन टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो वो हुआ अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है।
The first successful cotton textile mill was established in 1859. और पहली अगर हम सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये 1859 जो कि अहमदाबाद में स्टैब्लिश करी गई थी. It soon became the largest cotton textile manufacturing center in Gujarat and second largest textile manufacturing center in India after Mumbai. It means जो मुंबई में सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी गई थी, उसके बाद सबसे बड़ी अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो थी अहमदाबाद में. और कपड़ा उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो कि सूती कपड़ा उद्योग होता है. और सूती कपड़ा उद्योगों में सबसे पहले नाम आया महाराष्ट्र का, है ना, और उसके बाद आया अहमदाबाद जो कि गुजरात में है. अब सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो 1859 अहमदाबाद में शुरू करा गया. और टेक्सटाइल जो है वो गुजरात सेकंड नंबर आता है. अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, ठीक है. और ये मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो वो अहमदाबाद को कहा जाता है, बिकॉज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है. और मुंबई ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, और मुंबई से भी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है तो उसके कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से अहमदाबाद ने हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया है. तो ये कौन कौन से कारण हो सकते हैं. देखिए ऐसा है, लैंड रेंट जो है, वेजेस जो है वो बहुत हाई है मुंबई में, जबकि अहमदाबाद में वो सस्ता पड़ जाता है. मुंबई वॉज लोकेटेड एज अ ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन द कंज्यूमिंग सेंटर. जो कंज्यूम होता है, जो आपका मटेरियल है वो कंज्यूम सेंटर से थोड़ा दूर है मुंबई में, जबकि अहमदाबाद में पास है. दैट्स वाई ये अहमदाबाद में ज़्यादा डेवलप कर गई है. लोकेशन ऑफ अहमदाबाद की बात करूँ मैं, लुक एट दिस, गुजरात एंड अहमदाबाद, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट रेलवे का अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में डेवलप हुआ है, जो कि कलेक्ट करता है रॉ मटेरियल को और डिस्ट्रीब्यूट करता है वो फिनिश गुड को जहाँ पे भी ज़रूरत होती है. तो इट मीन्स जो गुजरात है वो काफ़ी डेवलप कर गया है रेलवे में. इट मीन्स वो उसको हेल्पफुल हुआ है. चीप लेबर्स की बात करें तो इंटीरियर पार्ट जो ऑफ इंडिया है, आंतरिक जो भारत है, यहाँ से उनको बहुत सस्ते मजदूर मिल जाते हैं. और बात करें फेवरेबल कंडीशंस की तो बहुत सारे डेवलपमेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे इजी गोइंग भी इसलिए रहा है क्योंकि बिकॉज द सिटी इज लोकेटेड नियर द कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट ऑफ इंडिया. यहाँ पे इंडिया में जो कॉटन होता है, उगाया जाता है जो, वो यहाँ पे ज़्यादा उगता है और उसी की वजह से यहाँ पे अहमदाबाद में ये इंडस्ट्रीज डेवलप करी गई हैं, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि भाई अहमदाबाद जो है वो प्लेन एरिया है और प्लेन एरिया में हमारा स्टैब्लिश करना ज़्यादा इजी रहता है. मील्स को, कारखानों को बनाने के लिए प्लेन क्षेत्र चाहिए और वो अहमदाबाद में है. अहमदाबाद इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ द साबरमती रिवर. इट प्रोवाइड सफिशिएंट फ्रेश वाटर. साबरमती रिवर से इनको फ्रेश वाटर भी मिल जाता है. दैट्स वाई यहाँ पे पानी की कमी नहीं है. ह्यूमिड क्लाइमेट है जो कि स्पिनिंग और वेविंग, जो कताई और बुनाई के काम आता है. दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप कर गई हैं. और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, वो यहाँ पे बहुत ही सस्ती मिल जाती है. इसके लिए पावर भी इजी गोइंग होता है. और सेमी स्किल्ड लेबर जो मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, तो यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आ जाते हैं. वेल डेवलप्ड रेल है, नेटवर्क बहुत अच्छा है ट्रांसपोर्टेशन का. फिनिश गुड्स को पोर्ट एरिया से भी बाहर भेजा जाता है और इनलैंड भी यहाँ पे विकास करा जा सकता है, इसको डेवलप करा जा सकता है. और साथ में जो आंतरिक जो मार्केट है वो भी इजी गोइंग होता है. सिंस द 2 decades द कॉटन टेक्सटाइल मीट ऑफ अहमदाबाद वाज फेसिंग सम प्रॉब्लम. लेकिन कुछ एक सालों से अहमदाबाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिससे कि यहाँ के प्रोडक्शन को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है. और वो क्या है? इट हैज़ लीड टू द क्लोजर टू द सेवरल मील्स. द प्रॉब्लम्स आर ऑब्सोलीट मशीनरी, ठीक है, lack of funds for the upgradation,
क्रिएशन ऑफ मैनी न्यू सेंटर्स और इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। ये सब होने की वजह से आज के समय में जो हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अहमदाबाद का है उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इट मीन्स यहाँ पे फंड की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अपग्रेडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, और न्यू सेंटर्स और भी ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। सिंथेटिक फाइबर ने जब से पैर जमाए हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। सो ओवरऑल बात करें तो इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मील्स एंड मुस्लिन ऑफ ढाका, है ना, चिन्नत्स ऑफ मुसलीपट्टनम और वडोदरा और सूरत जो है ना वो वर्ल्ड के फेमस क्वालिटी देते हैं और डिज़ाइन देते हैं कॉटन में। और फर्स्ट अगर सक्सेसफुल मशीन की बात करें, टेक्सटाइल मील्स की बात करें, तो इंडिया में मुंबई में 1854 को स्टैब्लिश करी गई थी। और इंडिया में 1854 को स्टैब्लिश करी गई थी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है अहमदाबाद को। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके लिए। वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट है, दैट्स वाई यहाँ पे इजी गोइंग रहा। और स्किल लेबर मिल जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ नियर बाय पोर्ट है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, स्किल लेबर है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी है जो कि कताई और बुनाई के काम आता है कपड़े के, ठीक है, और यूटिलिटी लिमिटेड है। महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास के लोग यहाँ पे काम करने के लिए आ जाते हैं। दैट्स वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं जापान की, कि जापान में भी इंडस्ट्रीज हैं, और वो है कौन सी? ओसाका, ठीक है। तो इस ओसाका के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे भी है। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की इट मीन्स जो नेचुरली रॉ मटेरियल मिलता है वो मिलता है, वूल है, सिल्क है, कॉटन है, लेलिन है, जूट है, जो कि नेचुरली मिलता है। और अगर मेन मेड की बात करें तो नायलॉन है, पॉलिस्टर है, रेयॉन है, ये मेन मेड होता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिंथेटिक फाइबर ने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक उसी तरीके से हम ओसाका के बारे में भी पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज आगे की तरफ बढ़ी है। एंड ओसाका इज एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन जापान। इट इज़ कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ जापान, जिसको कि मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से भी जाना जाता है। लाइक एवरी इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द जोग्राफिकल फैक्टर्स प्ले। आपको पता किसी भी एरिया का इम्पॉर्टेंट सेंटर्स को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ के जोग्राफिकल फैक्टर जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए वहाँ के बहुत भौगोलिक और भौतिक जो कारण होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। द प्लेन अराउंड ओसाका मीन्स लैंड वॉज इजिली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन मिल्स, एंड वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट है ओसाका में, तो इससे क्या होता है स्पिनिंग और वेविंग करने में भी इजी रहता है। इजीली अवेलेबल वाटर है, लेबर है, लोकेशन है, और साथ ही साथ में इस इंडस्ट्रीज को कम्प्लीटली ये इम्पोर्ट पे डिपेंड करती है। तो फिनिश प्रोडक्ट जो होता है एक्सपोर्ट होता है, बट इट इज़ नॉट मच वेरी एक्सपेंसिव। सो द पोर्ट फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू चैप्टर, द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जापान, स्पेशली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप करी, ठीक है। सो द अगर हम बात करते हैं कि ओसाका, कोबा, कोयटा इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन ऑफ जापान। अगर हम जापान की बात करें तो ओसाका है, कोबा है और कोयटा है ना, जो कि जापान में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करें कि नोबी प्लेन और अराउंड द नगोयो, यहाँ पे हाँ हमें इजीली है ना एरिया मिल जाता है, बहुत खुला एरिया मिल जाता है। जापान स्टार्टेड अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर सिंस दैन बोथ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड द क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हैव रिंस स्टेडिली। तो द रियल प्रोग्रेस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो ये हुआ 1877 से, ठीक है। वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ टेक्सटाइल स्टैब्लिश मिल्स स्टैब्लिश अराउंड द ओसाका एंड इट इज़ नियर टू द कोस्ट, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया। और इस एरिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल और जापान के बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को बना हुआ माल देने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा एरिया डेवलप हो गया। ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जहाँ पे 80% जो था ना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज डिस्ट्रॉय।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से यहाँ के 80% जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बर्बाद हो गई एंड इट वाज स्टैब्लिश इन मॉडर्न लाइन और फिर रिहैबिलिटेशन हुआ उसका बट द डेवलपमेंट ऑफ द स्पिनिंग मशीन एज ऑटोमेटिक लूम गेव अ बूस्ट टू द ग्रोथ ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और जो पुराने जो चरखे थे, पुराने जो कताई बुनाई की जो मशीनें थी, जब वो बर्बाद हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, तो यहाँ पे एक बड़े ऑटोमेटिक लूम इंडस्ट्रीज आई जिसमें कि कताई बुनाई मशीनों से होने लग गई। तो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ी सी ग्रोथ करने लग गई और ओसाका इज द बिकम लीडिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सेंटर केम टू द नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान, जिसको कि मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जोग्राफिकल कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको डेवलप करने में इजी गोइंग हुई और वो है ओसाका की सिचुएशन। और सिचुएटेड अगर बात करें तो देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द टेक्सटाइल मिल्स, यहाँ पे जो सिचुएशन है ना वो प्लेन है। इट मीन्स जहाँ पे प्लेन एरिया होता है ना बच्चे, वहाँ पे मीलों को, वहाँ पे कारखानों को स्थापित करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। और इजी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग्स को बनाना आसान होता है। ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट है यहाँ पे, जो कि स्पिनिंग और वेविंग में काम आता है। ओसाका जो है वहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत इजी मिल जाता है, फिनिश प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना इजीली रहता है। दैट्स वाई ये बहुत फेवर में रहा इसके। और कोयल फील्ड्स जो हैं वो, और पावर के जो सोर्सेस हैं वो इजीली यहाँ पे मिल गए इसलिए, और साथ ही साथ में चीप लेबर्स, बहुत ही सस्ते इनको क्या मिल गए, मजदूर मिल गए। दैट्स वाई यहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने में थोड़ा सा इजी रहा। न्यू टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ करी है, मशीनरी जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से है, इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज प्रोवाइड अ लार्ज मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। और एशिया और अफ्रीका की जो कंट्रियां हैं, जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, उनकी वजह से इनको एक फिनिश प्रोडक्ट बेचने में भी बहुत इजी रह रहा है। सो एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो ओसाका इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट रॉ मटेरियल। इट मीन्स ये इम्पोर्ट करता है रॉ मटेरियल जिस पे ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। सुपीरियर क्वालिटी का कॉटन बनाता है, इंपोर्ट करता है इजिप्ट, यूएसए और चाइना और इंडिया को। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो बना हुआ माल है ये कहाँ बेचता है। तो बना हुआ ये माल बेचता है यूएसए, चाइना, इजिप्ट, इंडिया। और स्पिनिंग और वेविंग ऑपरेशन जो होता है ना वो सेपरेटली करे जाते हैं। लुक एट दिस द मैप, ओसाका इन जापान। ठीक है, तो यहाँ से ये सब आपको आंसर्स में समझने में इजी गोइंग होता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो मैंने कहा स्पिनिंग और वेविंग की यहाँ पे अलग सुविधाएं होती हैं। स्पिनिंग मील्स जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती हैं और लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो कॉटन है उसको यूज़ करती है। लो प्राइस और हाई क्वालिटी में बिलीव करते हैं। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। और ओसाका जो जापान में है ना, यहाँ पे इंडस्ट्रीज का यही सबसे बड़ा एक कारण है कि ये डेवलप कर रही है। और 20 years द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन ओसाका इज ऑन वेरी डिक्लाइन। लेकिन कुछ एक 20 साल, 10-20 सालों से ये पतन की तरफ है, इसका डिक्लाइन हो रहा है। तो दीज एज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द हैवी इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज आ गई हैं और हैवी इंडस्ट्रीज ने इसको रिप्लेस कर दिया है, जिसमें कि आयरन है, स्टील है, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती है ना, ऑटोमोबाइल है, केमिकल है, फर्टिलाइजर है ना, मशीनरी और शिप बिल्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, उन्होंने इस लोकेशन को कैप्चर कर लिया है। और साथ ही साथ में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के डिक्लाइन के लिए कहीं ना कहीं ये सारे इंडस्ट्रीज भी रिस्पॉन्सिबल है। गॉट इट, ये हो गया हमारा सेकंड केस। अब थर्ड केस जो हम पढ़ते हैं वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बच्चे क्या होता है, जिसमें कि हमें इंफॉर्मेशन मिले, बहुत इजी है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। आपने कभी उम्मीद करी होगी कि आपके घर में बड़े बड़े एलईडी टीवी होंगे, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होंगे। ये सब किसकी वजह से हुआ? आईटी कंपनी की वजह से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया है और इतने रैपिडली ग्रोथ करा है कि वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। एंड दीज इंडस्ट्रीज मेनली डील्स विद द स्टोरेज, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और सिर्फ किसके लिए काम करती है? ये काम करती है स्टोरेज के लिए।
कोई भी डाटा स्टोरेज करो, कोई भी प्रोसेसिंग करो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन करो, तो आपको आईटी सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है ना, ये वैरायटी ऑफ ड्यूटीज़ होती है भाई, इसका एक ही काम नहीं होता है सिर्फ, यहाँ पे भी बहुत सारा काम होता है। और वो बहुत सारा काम क्या है, वो है अपनी ड्यूटी पूरी करना। और ड्यूटी किसके लिए, मैनेजमेंट होता है, नेटवर्किंग होता है, डेवलपिंग कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने पड़ते हैं इनको, डाटा बेस्ड काम करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर भी डिजाइन करते हैं अलग अलग तरीके के, और ये सब मैनेजमेंट करना पड़ता है। एंटायर सिस्टम करती है, आपके मोबाइल में छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, ये सब इनको मैनेज करनी पड़ती है। तो आज हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आज हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है? So this is the industry deal in the storage, processing and distribution of इंफॉर्मेशन, यानी जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, प्रोसेसिंग करती है और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है। द मेन अगर हम बात करें मेजर हब्स जो है आईटी इंडस्ट्रीज के, इंडिया का है बेंगलुरु, और सिलिकॉन वैली जो कि कैलिफोर्निया है ना, यूएसए का है। तो आज हम केस स्टडी में इंडिया का जो बेंगलुरु है उसके बारे में डील करते हैं कि इंडिया के बेंगलुरु में भाई ऐसा क्या हो रहा है, आईटी सेक्टर है, इंडस्ट्रीज जो हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर डेवलप क्यों कर रही है और इतना ज़्यादा क्यों कर रही है, और इंडिया में बेंगलुरु में ही क्यों कर रही है। तो इसका अगर हम बात करें तो बेंगलुरु जो है द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, ये आप तो सभी जानते हैं कि कर्नाटका का कैपिटल है। इट इज़ लोकेटेड इन द एलिवेशन ऑफ द 1900 अबव द सी लेवल। देखिए एलिवेशन की बात करें हम, अगर इसका एलिवेशन की बात करें तो ये समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पे है जो कि डेक्कन प्लेटू पे स्थित है। गॉट इट। अब हम बात करते हैं कि ये सिटी जो है कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करती है, दैट मीन्स यहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट है, और माइल्ड दैट मीन्स मॉडरेट बोल सकते हो आप, ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंडी। तो यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर ये टेम्परेचर है। और अबाउट द 50 years it was sleepy town, it was therefore regarded as a pensioners paradise। यहाँ पे बहुत इजी गोइंग लाइफ है, बहुत स्लीपी टाउन था ये, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी ने इसको डेवलप कर दिया। इट मीन्स साइंस और टेक्नोलॉजी यहाँ पे इतनी डेवलप कर गई कि लोग अब हर कोई यहाँ पे जाना चाहता है। और बेंगलुरु जो इंडिया का लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है, इट मीन्स आईटीआई कॉलेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉलेजेस हैं जो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में स्टैब्लिश करे जा रहे हैं, इनका बनना शुरू हो गया है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू मेक बेंगलुरु इंडियाज इंटेलेक्चुअल सेंटर। दिस इज कॉल्ड, इट इज द सिटी ऑफ द फ्यूचर। इसी वजह से इसको सिटी ऑफ फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैनी पब्लिक सेक्टर्स हाई टेक इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करी गई थी आफ्टर 1950। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिससे कि हम शॉर्ट फॉर्म में बीईएल कहेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL, और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड जिसे कि ITI बोलेंगे हम, एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भी जिसे हम BHEL बोलेंगे, एंड वॉज स्टैब्लिश इन बेंगलुरु बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स 1950 के बाद यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे डेवलप करे गए जिसका कि एक ही काम था, इंफॉर्मेशन देना। सो दिस इज मेड एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन और सेंटर ऑफ इंडिया, ऑफ आर कंट्री। सो 20 ईयर्स की बात करें ना, ये प्राइवेट सेक्टर जो कंपनियां बड़ी बड़ी स्टैब्लिश करी गई हैं, सेटअप करी गई हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर इंडस्ट्रीज जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और बेंगलुरु जो है वो लोकेशन वाइज अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह भी है। और ये क्यों है, क्योंकि दिस सिटी इंजॉय द फॉलोइंग एडवांटेजेस, इसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दूसरों के पास नहीं है। तो भाई इसके पास ऐसा क्या है जो यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करी है? प्रेजेंस ऑफ मेनी हाई टेक इंडस्ट्रीज,
ठीक है, यहाँ पे हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं, हाई एजुकेटेड एंड स्किल्ड लेबर हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग और संपूर्ण तरीके से कुशल कारीगर हैं। साइंस और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, जिसके की ज़रूरत पड़ती है आईटीआई में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और शॉर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फ्रॉम द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट की भी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी जगह को डेवलप करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट का यहाँ पे सपोर्ट है। अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, देखिए एनवायरनमेंट जो है, हमने पहले बोला कि बहुत बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है, कोलिब्रेशन होता है, अलग अलग यहाँ पे लेबर्स का रोटेशन होता है, as well the development of the software is many more important. So the production of the hardware, Bangalore is developed into the center of the software industry. The Karnataka government was the first announced the information technology policy in 1992 में जब कर्नाटका की गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाई, तो द रैपिड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अट्रैक्ट मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज टू सेट अप देयर ऑफिसेज हियर। तो इसी से वजह से बहुत सारी कंपनियां अट्रैक्ट हुई। और जो बात करें अगर टैक्सेस इंस्ट्रूमेंट्स की, सिलेक्टेड बेंगलुरु टू डेवलप देयर बेस फॉर द एशियन पैसिफिक रीजन, यूएसए के द्वारा जो स्टैब्लिश करी गई थी, और इसमें हेडक्वार्टर भी इसे ही बनाया गया था, ताकि ताकि बच्चों बेंगलुरु जो है ना हैज़ अ डायरेक्ट satellite link with the headquarters of the DALs, and the satellite communication help the domestic software company to work from the distant customers। और यहाँ पे बैठ के दूर दूर के कस्टमर से ये डायरेक्ट बात करते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए गए हैं, कंपनी को काफ़ी हेल्पफुल है। अब 1980 की बात करते हैं तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने और इलेक्ट्रॉनिक सिटी बना दिया इसको, और 18 किलोमीटर आउटसाइड बेंगलुरु के यहाँ पे एक नया शहर बना दिया गया। दिस इज मेड बेंगलुरु द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, और इसी की वजह से इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखिए, जब बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा भीड़ हुई ना, तो गवर्नमेंट ने 18 किलोमीटर आउटसाइड यहाँ पे सिटी बना दिया, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम दिया गया। और हम बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड सच एज IBM, ऑरलिक कॉरपोरेशन, माइक्रोफोकस और फिजिस्टास इंडिया इज नाउ बेस्ड ऑन कहाँ पे? बेंगलुरु में। इट एस्टैब्लिशमेंट statement that there is more than 30 software firms of Bangalore. Most of our medium size employ are 200 techniques यहाँ पे इस्तेमाल करी जाती है अलग अलग तरीके से, और more than 70% of the companies are Indian. we'll feel proud कि यहाँ पे इतनी सारी कंपनियां हैं जिसमें कि इंडियन कंपनी तो 70% है, and their owners have worked in USA. After getting a guaranteed degree from the American universities, these foreign clients have becoming confident about the ability of Indians. We feel proud and design for the फर्दर मैनेज देयर प्रोजेक्ट। यहाँ से डिज़ाइन बनाई जाती है, उनके प्रोजेक्ट तैयार करे जाते हैं, क्लाइंट्स जो बाहर के हैं वहाँ बैठ के वो काम कर लेते हैं। सो द बेंगलुरु हैज़ नाउ सरपास्ड मुंबई टू द फर्स्ट सॉफ्टवेयर इन सेंटर इन इंडिया। ठीक है, सो नाउ मैनी मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं वो आज के समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप करी हुई हैं, लेकिन नाउ मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज सच एज सीमेंस है, मोटरोला है, सिटी क्रॉप है, और बहुत सारे डेवलप करे गए हैं सॉफ्टवेयर जो कि बेंगलुरु में बनाए गए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री यहाँ पे स्टैब्लिश करी गई है, दैट्स वाई ये एशिया का fastest growing city है, and this city has experienced rapid growth of the international market। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, जिसमें कि अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसमें दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, गुरुग्राम है, नोएडा, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कोची, चंडीगढ़, बेंगलुरु जो कि आगे लीड कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज हमने ये पढ़ा कि भाई बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आईटी कॉलेजेस हैं इंडिया के, और यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियां स्टैब्लिश करी गई हैं। इट ऑल्सो सिचुएटेड क्लोज टू द साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिक सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो लेवल बहुत अच्छा है, यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं,
और साथ ही साथ में उनका इस कंट्रीब्यूशन में इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब हम बात करते हैं एज कंपेयर, अगर बात करें तो बेंगलुरु से कंपेयर करते हैं हम सिलिकॉन वैली जो कि यूएसए का है। तो सिलिकॉन वैली इज द फर्स्ट यूज टू डॉन all fear of the journalist as a couple of the articles in electronic news में इनका सबसे पहले नाम लिया जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत करी और the term Silicon Valley was used to describe the Santa Clara country in the state of the California in USA। अगर हम बात करें डॉक्टर विलियम शॉकले ने इसको डेवलप किया, ट्रांजिस्टर किया और बेल लेबोरेटरीज में एट द बेल लेबोरेटरी, ठीक है, में इसका डेवलप करा गया इसको। और बात करें अगर हम शॉकली वांटेड टू यूज जर्मेनियम एज अ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल while other as a group wanted to silicon, ठीक है। सो फाइनली सिलिकॉन वाज फाउंड और इसी तरीके से इनको सिलिकॉन फाउंड हो गया। इट मीन्स सिलिकॉन इज लोकेटेड इन द कैलिफोर्निया। इट इज अ ग्लोबल सेंटर ऑफ द टेक्नोलॉजी innovation located it in the South Francisco and Bay Area of the California. The area was named after the primary material found in the computer microprocessors. It is a home of the major technology, software and internet companies. Look at this map. सिलिकॉन वैली आपको यूनाइटेड स्टेट में दिखाई दे रहा है, देखिए वेस्ट साइड में, ठीक है। सो these are suitable for therefore they have used silicon in the transistor। और जैसे ही इन्होंने इसी वजह से ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन का इस्तेमाल करा और हाउ द नेम ऑफ द सिलिकॉन वैली वाज गिवन, इसी के नाम से सिलिकॉन वैली का नाम पड़ गया। अब सिलिकॉन वैली इज सराउंडेड बाय द सैन फ्रांसिस्को बे ऑन द ईस्ट एंड सांता क्रूज माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। ये अगर हम सिलिकॉन वैली की लोकेशन की बात करें, सराउंडेड की बात करें, तो देखिए ये ईस्ट में है, सैन फ्रांसिस्को बे ऑफ ईस्ट में है और सैंट क्रूज माउंटेन जो है वेस्ट में उससे घिरा हुआ है। पैसिफिक कोस्ट रेंज जो है वो साउथ ईस्ट में है इसके। दिस वॉज द एरिया रिच इन एग्रीकल्चर एंड वॉज पॉपुलर फॉर द सिट्रस फूड। और ये जगह अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और साथ ही साथ में अपने सिट्रस फूड के लिए, खट्टे जो फल होते हैं ना, उसके लिए भी बहुत फेमस है। द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया वॉज माइल्ड वेट विंटर्स एंड द हॉट ड्राई समर्स हैज़ ऑलवेज अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसकी जो समर्स हैं, विंटर्स जो हैं वो वेट है थोड़ी और हॉट ड्राई समर्स हैं, दैट्स वाई ये अट्रैक्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो लोग हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। बट इन द लास्ट 40 years कैलिफोर्निया हैज कम इनटू द लाइमलाइट बिकॉज ऑफ द सिलिकॉन वैली। यहाँ पे भी हम बात करते हैं कि कैलिफोर्निया जो है वो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। इट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ द सिलिकॉन वैली इज attributed for the Stanford University. After the Second World War, USA Defense Program जो हुआ उसमें एयर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक हेल्प की ज़रूरत पड़ी जो कि यहाँ पे डेवलप करी गई। इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाई गई सिलिकॉन वैली में और स्टैब्लिश करा गया सैनफोर्ड इंडस्ट्रियल पार्क। इट मीन्स यहाँ पे 1951 में एक पार्क स्टैब्लिश किया गया जिसका नाम था सैनफोर्ड इंडस्ट्रियल पार्क। दिस पार्क इज सेंटर ऑफ हाई टेक्नोलॉजी और इसी पार्क को हाई टेक्नोलॉजी के नाम से जाना गया। इट मीन्स डॉन फॉलर, ही वॉज अ अमेरिकन जर्नलिस्ट, वॉज नोन फॉर इज यूजिंग द टर्म सिलिकॉन वैली फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे डॉन हॉफलर जिनकी वजह से ही सिलिकॉन नाम पड़ा था। और सैनफोर्ड यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क है जिसका निर्माण 1951 में किया गया था और ये बनाया गया था एक प्रौद्योगिक पार्क जिसे कि इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से जाना जाता है। A large number of small towns developed the technical structure to meet increasing needs of the industry। और इंडस्ट्रीज के अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना वो यहाँ पे बनाई गई। और प्रोफेसर की बात करें तो फ्रेडरिक टर्मन जो है who was a Stanford graduate is known as a father of Silicon Valley। और यहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं क्योंकि इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस एरिया को डेवलप करने के लिए।
ठीक है। तो प्रोफेसर फेडरिक टर्मन की बात करें तो ही आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी टू स्ट्रॉ न्यू यूनिट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन दिस रीजन। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि यहाँ पे वो कुछ ऐसी चीज़ें करें, एक नई चीज़ की शुरुआत करें जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे डेवलप हो। ही आस्क्ड द यूनिवर्सिटी टू लेस आउट लैंड न्यू गारंटीज टू दीज रिसर्च फॉर could help in the new project। और इसी तरीके से इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को हेल्प के लिए बोला जिससे कि यहाँ पे कुछ रिसर्च सेंटर बनाए जा सके। और फायर चाइल्ड जो है फर्स्ट कंपनी प्रोड्यूस करा जिसने कि क्या करा, इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ द लार्ज स्केल, वाइल इंटेल इन 1973 फायर चाइल्ड जो कंपनी है उसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा और साथ ही साथ में इसका डेवलप भी हुआ, लार्ज स्केल में हुआ। एंड दिस वाज फॉलोड बाय द एरा ऑफ द होम कंप्यूटर्स। IBM स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल कंप्यूटर यहाँ पे बनाए गए जिसे कि पीसी बोलते हैं हम। CPU जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी इंटेल ने यहीं पे इंट्रोड्यूस करी थी। और साथ ही साथ में माइक्रोसॉफ्ट वाज डेवलप्ड जो कि डिस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भी यहीं पे डेवलप करा गया था। और हॉलेट पैकयार्ड जो है वो उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चर किया वर्ल्ड के पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। Later, the industrial research activities in the Silicon Valley shifted to the development of the software and internet। और इंडस्ट्रीज जो हैं वो उनकी एक्टिविटीज जो सिलिकॉन वैली की वो शिफ्ट करी गई सॉफ्टवेयर और इंटरनेट की तरफ। सो दीज चेंज द वर्ड द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और सिलिकॉन वैली survived this new revolution in many companies such as the Sun Microsystem, Casio System, Netscape Communication started using internet-based technology. Thousands of high technology companies now have their head offices in the Silicon Valley। और यहाँ पे बहुत सारी thousands numbers of industries establish करी गई हैं, उनके head office हैं। द पर्सनल कंप्यूटर की बात करें, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैव हेल्प द सिलिकॉन वैली डेवलप इनटू इंडस्ट्रियल जायंट। और सिलिकॉन वैली को जो पर्सनल कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं उसने बहुत बड़ा एक हब सेंटर बना के रख दिया है। तो सेमीकंडक्टर इंटरनेशनल कंपनी जो है फायर चाइल्ड वो भी यहीं पे स्टार्ट हुई। इट वाज एन अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनी बेस्ड इन द सैन जोस एंड कैलिफोर्निया। इट वाज फाउंडेड इन 1957। और साथ ही साथ में दूसरी भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे स्टैब्लिश करी गई। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इंडस्ट्री जो है अलग अलग तरीके की वो आपको समझ में आई होगी कि स्टील इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ क्या हैं और आईटी जो सेक्टर है। हमने आज इन सब के बारे में इस चैप्टर में रीड किया। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। गुड डे।